Now the next heading is our interaction of radiation with matter. The working principle of laser can be understood by knowing the various processes by which the incident radiation can interact with the matter on which it is incident upon. As we know that the material consists of identical atom and molecules. हमको जैसे पता है कि जितने भी मटेरियल होते हैं छोटे छोटे मोलिक्यूल से एटम से मिलकर बने होते हैं और उनके एनर्जी लेवल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. An atom can change its energy state by either receiving or releasing an amount of definite energy. तो जितने भी ये एटम्स होते हैं अपनी एनर्जी स्टेट को चेंज करते हैं, या तो बाहर से एनर्जी लेंगे या अपनी एनर्जी को लूज करेंगे. तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन प्रोसेस. एक्चुअल में जितने भी लेजर के प्रोसेस हो रहे हैं तो द इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विथ मैटर कैन टेक प्लेस वाई एनी फॉलोइंग थ्री प्रोसेस. तीन प्रोसेस होते हैं. एब्जॉर्प्शन होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है और स्टिमुलेटेड इमिशन. इन सभी प्रोसेस में हमको पता है कि जनरली जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं. जैसे कि फर्स्ट स्टेट, दिस इज ए ग्राउंड. जितने भी हमारे पास एटम होंगे ग्राउंड स्टेट पे होंगे. जब इस एटम को किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से एनर्जी मिलती है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं. तो E1 इज ग्राउंड एनर्जी स्टेट एंड E2 दिस वन इज बोलते हैं एक्साइटेड एनर्जी स्टेट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या है. सपोज लेट E1, दिस इज द E1 and here is E2, the two energy state in atom. Then it can excite from lower energy ground energy state E1 to high energy state E2 by absorbing a photon of energy. यानी कि किसी समय में कोई एटम ग्राउंड एनर्जी स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट E2 पे पहुंच जाता है. तो दिस फ्रीक्वेंसी में बी गिवन. तो इस फ्रीक्वेंसी को कैसे गिवन कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है एच न्यू. हम जानते हैं E इज इक्वल टू होता है, दिस इज E इज इक्वल टू होता है एच न्यू. तो न्यू इज इक्वल टू E क्या है, इज द एनर्जी डिफरेंस. तो एनर्जी डिफरेंस कितना है यहाँ पे, दोनों के बीच का डिफरेंस है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू. तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. तो दिस प्रोसेस इज प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेड एज यू सी इन योर स्क्रीन. द प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी रेट हो सकती है E1 से E2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी रेट दैट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द एनर्जी स्टेट E1 एंड E2 इज डायरेक्टली प्रपोज्ड विद द एनर्जी डेंसिटी. वो डिपेंड करेगा एनर्जी डेंसिटी कितनी है, ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी कम एनर्जी डेंसिटी होगी उस पर डिपेंड करेगा. तो इसको बोलते हैं P12, यानी कि P12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U ऑफ न्यू. तो यहाँ U ऑफ न्यू जो है दिस वन इज एनर्जी डेंसिटी एंड P12 क्या है, P12 इज ए आइंस्टीन कोफिशिएंट है. ओके, यहां पे यदि हम प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो P12 इज इक्वल टू B12 U ऑफ न्यू. तो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय एन एटम, द इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड इनटू वैकेंट एनर्जी सेल. तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और ऊपर चले जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी रेट क्या है, P जो दिखाई दे रहा है आपको, P यानी प्रोबेबिलिटी पहले से दूसरे स्टेज पे जाने में, वो डिपेंड कर रही है एनर्जी डेंसिटी पे. कम एनर्जी डेंसिटी होगी तो कम प्रोबेबिलिटी होगी, नीचे से ऊपर यानी कि एब्जॉर्प्शन जो रेट होगा कम होगा. यदि ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी तो ज्यादा होगा. तो B12 इज कॉल्ड द आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज इंड्यूस एब्जॉर्प्शन एंड दिस में बी सोन. यानी कि एक एटम और एक फोटोन उधर से निकला तो वो क्या हो गया, एक्साइटेड एटम बन गया दिस वन.
तो ये जो स्टार चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, तो ये एक्साइटेड के रूप में दिखाई देगा। तो दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस।